हेलो डियर, आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई इस वीडियो के अंदर। तो हम आगे बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को। जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, चतुर्भुज हैं, उसकी ये तीसरी वीडियो आ गई है। मैंने आपको बोला था कि 2 वीडियो बनेंगी, तो एक बात मैं साफ कर देता हूँ कि जो मैंने वो बोला था इसकी इतनी वीडियो बनेंगी, इसकी इतनी वीडियो बनेंगी, तो मैं उसको फॉलो करने की कोशिश नहीं करूँगा। एक आधी वीडियो ऊपर नीचे हो सकती है। अपना मेन मकसद सिलेबस को निपटाना नहीं है, अपना मेन मकसद है सिलेबस को बहुत ही बढ़िया तरीके से करना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। एक बार पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें, ठीक है। तो एक आधी वीडियो अगर ऊपर नीचे हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने मेन मकसद को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो रेक्टेंगल के ऊपर आएंगे। थ्योरी मैं पहले बता चुका हूँ, तो थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लो पहले। अगर आपने कहीं पर लिखी है तो वहाँ से कर लो, नहीं तो जो नोट्स अवेलेबल है वहाँ से कर लो, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। Q इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD, ठीक है जी। एक रेक्टेंगल है ABCD, इसके अंदर कोई पॉइंट है Q। कहीं पर भी बना दो, उसने कोई खास कंडीशन दी नहीं। इफ QA इज 3, अगर QA 3 है, QB इज 4, QB 4 है, QC इज 5, QC 5 है, देन QD इज इक्वल टू व्हाट, तो QD क्या होगा। तो ये मैंने आपको बताया, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम हमने किया है, तो वही लगा देंगे। तो Q से हम A का डिस्टेंस देखेंगे और इस A के ऑपोजिट वाले वर्टेक्स का डिस्टेंस देखेंगे। तो QA² यानी कि 9 प्लस QC² यानी कि 25 शुड बी इक्वल टू, Q से B तक का डिस्टेंस देखेंगे और Q से D तक का डिस्टेंस देखेंगे, शुड बी इक्वल टू QB² 16 प्लस QD²। ये मैंने आपको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम बताया। तो भैया इधर आकर 16 घटेगा, तो 25 में से अगर 16 गया तो इधर 9 बच जाएगा, यानी कि QD² इज इक्वल टू 18, QD इज इक्वल टू √18 यानी कि 3√2। दैट इज ऑप्शन ए। जो रेक्टेंगल है उसकी प्रॉपर्टी को कोई बहुत सारे क्वेश्चन आते नहीं हैं। मैक्स टू मैक्स इसके अंदर क्या आता है, मैक्स टू मैक्स इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम वो लगवा लेता है आपसे। राइट एंगल है ना, स्क्वायर के बहुत सारे आते हैं, इसीलिए इसके अंदर मैं ये 1-2 क्वेश्चन ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम के ही करवा दूंगा, ठीक है। इसके एरिया के क्वेश्चन आते हैं, वो हम मेंसुरेशन 2D में करेंगे। ये एक आया हुआ क्वेश्चन है। ABCD is a rectangle, P is a point on the side AB, okay, as shown in the given figure. DP is 13, तो DP जो है वो 13 है, एंड CP इज इक्वल टू 10 और CP जो है वो 10 है, एंड BP इज इक्वल टू 6 और BP जो है वो 6 है। तो उसने AP पूछा है कि AP की लंबाई क्या है। तो अगर आप चाहो तो आप इसे ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम से भी कर सकते हो। सर ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम से कैसे करेंगे, देखो P एक पॉइंट है, हाँ जी सर P एक पॉइंट है, P की दूरी D से और P की दूरी B से, इन दो ये जो डिस्टेंस है इनके स्क्वायर का सम शुड बी इक्वल टू P की दूरी A से और P की दूरी B से। पर सर पॉइंट P तो रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, पॉइंट P तो रेक्टेंगल के ऊपर है। तो मैंने क्या बताया था कि पॉइंट P कहीं पर भी हो, रेक्टेंगल के अंदर हो, रेक्टेंगल के ऊपर हो या रेक्टेंगल के बाहर हो, हमेशा ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम को फॉलो करेगा पॉइंट P रेक्टेंगल के अंदर। तो हम चाहें तो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम भी लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर पॉइंट P रेक्टेंगल के ऊपर हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना थोड़ा सा ज़्यादा इजी रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम पाइथागोरस से कर लेंगे, पाइथागोरस लगाना थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा हमारे लिए अगर ये ऊपर हो जाता है। तो जो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम है ये भी पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव होता है, बट बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस चीज़ को निकालना मुश्किल रहेगा, टाइम टेकिंग रहेगा, इसीलिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए जी इसको तो हम उसी से कर देंगे पाइथागोरस से। देखो ये 6 है, ये 10 है, तो ये क्या होएगा, ये 8 होएगा, 6 8 10, 3 4 5 का डबल, 3 4 5 वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 3 का डबल, 5 का डबल, तो ये होएगा 4 का डबल। ओके सर,
अगर ये लाइन 8 है तो ये वाली लाइन भी 8 होगी। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जी हाँ सर, तो अब आप ये इजीली बता दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये हो जाएगी अंडर रूट इसका स्क्वायर 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64, दैट इज अंडर रूट 105। ठीक है, चाहते तो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम भी आप लगा सकते हो। आगे बढ़े, ये बताओ। टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग एट वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, इसके एक कॉर्नर पर खड़े हैं। ओके जी। बाय द टाइम ए रन्स अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, ये यहाँ पर खड़े हैं। जब तक ए जो है वो रन करता है दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल पे, टू रीच द ऑपोजिट कॉर्नर, ये ऑपोजिट कॉर्नर है। अगर ये यहाँ पर खड़े हैं तो वो वाला कॉर्नर जो है वो ऑपोजिट है, ये वाला। ठीक है, ये बोल रहे हैं जब तक ए यहाँ से ऐसे दौड़ के जाता है ऑपोजिट कॉर्नर पर, ए यहाँ से जा रहा है, बी कैन रीच देयर अलोंग द डायगोनल पाथ, और बी जो है वो इस डायगोनल विकर्ण के थ्रू वहां पर पहुंच जाता है, तो बी ये वाला रास्ता ले रहा है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दैट रेक्टेंगुलर ग्राउंड, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बताओ। बताओ, कोशिश करो। हिंट दूं? हिंट ये है कि भैया सेम टाइम के अंदर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और सेम टाइम के अंदर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर टाइम सेम है तो क्या रिलेशन करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में? अगर भैया सेम टाइम के अंदर एक बंदा डबल डिस्टेंस भाग जाता है तो इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड डबल है। 3 गुना डिस्टेंस भाग जाता है सेम टाइम में दूसरे बंदे से, यानी कि 3 गुना स्पीड है। ठीक है, इससे इनकी स्पीड का रेशियो तो पता ही है, डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। हिंट दे रहा हूं मैं, मेरे बताने से पहले ट्राई कर लो, उसके बाद क्या बोलते हैं ऑप्शन यूज कर सकते हो। चलिए ऐसे करते हैं, देखो ए ऐसे भाग के गया है और बी ऐसे भाग के गया है। ठीक है, ए ऐसे गया है, बी ऐसे गया है। ठीक है, तो सेम टाइम में इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है। हाँ जी सर। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो है और जो इनके डिस्टेंस का रेशियो है वो सेम होएगा। क्यों? आप ऐसे समझ सकते हो, टाइम एंड डिस्टेंस में आपने समझा है कि भैया अगर सेम टाइम दे दूं मैं दो लोगों को, तो जिसकी अगर डबल स्पीड है तो वो डबल डिस्टेंस भाग जाएगा, जिसकी अगर ट्रिपल स्पीड है दूसरे के कंपैरिजन में तो वो ट्रिपल डिस्टेंस भाग जाएगा। तो अगर एक की स्पीड 100 है तो दूसरे की स्पीड इसने 140 बता रखी है। वैसे अगर वो नहीं भी बताता तो किसकी स्पीड ज़्यादा होती? ए की स्पीड ज़्यादा होती, क्योंकि भैया वो बी से लंबा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये डिस्टेंस ज़्यादा होएगा हमेशा। ठीक है, ये ए की स्पीड है, बी की स्पीड है। अगर वो ये भी नहीं बताता कि ए की ज़्यादा है, ये बता देता एक 40% फास्टर है, तो इनकी स्पीड का रेशियो और इनके डिस्टेंस का रेशियो है 5:7। ठीक है, यानी कि बी ने जो डिस्टेंस कवर किया अगर वो 5 यूनिट है, ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 7 यूनिट है। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास दो वो हैं चीज़ें। क्या चीज़ें हैं कि आप ये करो, ये जो 7 है इसको इस रेशियो में तोड़ लो, या तो मतलब कि मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन यूज़ कर लो। उसने बोला लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2, तो 7 को 3:2 रेशियो में तोड़ लो और देख लो कि भैया ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो 7 को 3:2 रेशियो में तोड़ना तो मुश्किल होएगा, तो फिलहाल के लिए रहने दो। 7 को 4:3 रेशियो में तोड़ो, तो 4:3, 4 और 3 का सम है 7, तो ये 4 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ कर रहे हैं, दैट्स इट योर आंसर। सर अगर हम ऐसे ना करना चाहें, अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो क्या करना पड़ेगा? तो इसको x मान लो, इसको 7 - x मान लो और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, और x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं?
आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है भैया ट्रेपेजियम के ऊपर। तो ट्रेपेजियम के बारे में जो जो मैंने आपको बताया है पहले, वो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इफ़ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, पैरेलल साइड्स की लंबाई है 8 और 4। ये 8 मान लिया, ये 4 मान लिया। M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम। ये डायगोनल्स हैं, ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट है, ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट है। ओके जी। देन द लेंथ ऑफ एम एन इज, तो एम एन की लंबाई क्या होगी? तो ये वही लाइन है, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो पहले मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर भी ये मिड पॉइंट पर ही काटेगी। तो दोनों कंसेप्ट में रिवाइज करवा देता हूं। तो अगर वो आपसे पी क्यू की लंबाई पूछता तो पी क्यू की लंबाई होती 8 + 4/2 यानी कि 6, और एम एन की लंबाई है 8 - 4/2 यानी कि 2। ठीक है भाई, दोनों के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ए बी इज इक्वल टू 12, सी डी इज इक्वल टू 7.2। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल? डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। फिर से सेम क्वेश्चन, तो क्या होगी इसकी लंबाई? 12 - 7.2/2 इज इक्वल टू 12 में से 8 गए 4, है ना, 4.8/2 यानी कि 2.4। ऑप्शन सी। आगे बढ़े, ये बताओ ट्राई करो एक बार खुद। कंसिडर ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है भाई, ए बी सी डी के पैरेलल है। तो कई बार क्या हम यहीं पर पढ़ के ऐसे डायग्राम बना देते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फिर हमें पता लगता है ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो ए डी है ये ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो फिर हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा आगे पढ़ लोगे तो नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं भी पढ़ पाए तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है भैया, ए बी सी डी यानी कि ये परपेंडिकुलर है, और हमें इतना पता है कि ये पैरेलल होती हैं, तभी ये ट्रेपेजियम है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है जी, अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये भी 90 हो जाएगा। भाई ये एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, और उसी के पैरेलल एक और लाइन है, तो वो भी परपेंडिकुलर ही होएगी। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है जी। इफ द ट्रेपेजियम हैज एन इन सर्कल विच टचेज ए बी एट ई सी डी एट एफ, एक इन सर्कल है इसका, अगर इसका इन सर्कल है तो वो इसके चारों साइड को ऐसे टच करेगा। इन सर्कल उसी को बोलते हैं अंतवृत्त, जो अंदर बन जाए और चारों साइड को टच करे। ठीक है, जो ए बी को टच कर रहा है ई पर, एंड सी डी को एफ पर। ओके जी, फिर ई बी इज 25, ई से लेकर बी तक ये जो लंबाई है दिस इज 25, एंड एफ सी ये जो लंबाई है दिस इज 16। देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल? तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा? तो डायग्राम आपके लिए बना दिया है, एक बार ट्राई करो। देखो ये फिगर कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है ना, और उसके 3 साइड को आप ऐसे टच कराना चाहो, सर्कल बनाओगे, ऐसे बनेगा, और सर्कल का जो डायमीटर है वो ये होएगा। सर्कल का जो डायमीटर है वो ये होएगा, जो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई होएगी, इस वाली साइड के बराबर होएगा डायमीटर। क्यों? क्योंकि किसी भी सर्कल के अंदर अगर आप इसे डायमीटर बना दोगे और उसके यहाँ पर आपने एक टेंजेंट बना दिया, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया,
और यहाँ पर एक टेंजेंट बना दिया, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डायमीटर होएगा। आप ये ऐसे मान सकते हो कि मान लो आपने एक सिक्का रख दिया, 1 रुपए का कॉइन रख दिया, उसके इधर ऐसे सीधी लाइन खींचती और उसी के पैरेलल इधर लाइन खींचती, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होएगा कितना होएगा? इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होएगा ये होएगा इसके डायमीटर के बराबर, 2r के बराबर, अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो यहाँ पर ए डी की जो लंबाई है वही लंबाई ई एफ की है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको मैथमेटिकली थोड़े थोड़े न्यूआंसेस देकर, मतलब छोटी छोटी बातें बता के मैं प्रूव कर सकता हूँ, बट इतनी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए, आगे से, अब नहीं तो आगे से एटलीस्ट। ठीक है भाई, ओके जी। तो हमने इसके डायमीटर की लंबाई बतानी है, तो सोचो, हिंट दे देता हूँ। एक तो ये चीज़ यूज होएगी कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आर इक्वल। अगर ये बी ई 25 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 25 होगा। अगर सी एफ 16 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 16 होएगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 41। ठीक है, अगर मैं सी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दूं ऐसे, तो भैया सी, इसको हम बोल देते हैं जेड, सी जेड और एफ ई इक्वल रहेंगे। ये पैरेलल लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। हाँ जी सर। तो देखो, अगर ये 16 है, ये पूरा 25 है, तो ये 16 होएगा। ये 16 क्यों होएगा सर? बिकॉज ये एक रेक्टेंगल बन रही है, यहाँ से मैंने ऐसे ड्रॉप किया है, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जी हाँ सर, ये रेक्टेंगल बन रही है, तो 25 में से 16 गया, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 9। अगर ये 9 है, ये 41 है, तो कुछ याद आ रहा है? इज समथिंग कमिंग याद? नौ, 40, 41, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर वो आपसे ए डी की लंबाई भी पूछता तो 40 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ भाई। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है भैया, और डी सी जो है वो ए बी का डबल है, तो डी सी को बड़ा बनाना पड़ेगा, बना देंगे। डी सी तो वैसे ही बड़ी पोस्ट होती है, तो ए बी सी डी, डी सी डबल है ए बी का। ओके, ई एफ ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, ई एफ ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। कट्स ए डी एट एफ, ए डी को एफ पर काटती है, और ई एफ है, इसको ई पर काटती होगी। ठीक है, सच दैट बी ई इज टू ई सी इज 3:4, बी ई इज टू ई सी इनका रेशियो है, अगर ये 3 है तो ये 4 होएगा। फाइंड ए बी इज टू एफ ई, ए बी इज टू एफ ई हमें बताना है, ए बी इज टू एफ ई। सोचो एक बार, करो, फिर उसके बाद बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताऊंगा। इन चीज़ों को एक ऐसे फॉर्मूले से कटवाया जाता है कि बच्चों को रटना पड़ता है। मैं आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि मज़ा आ जाएगा आपको। देखो भाई, नंबर 1, इसको आप कंपेयर करो इस चीज़ से। अगर आप एक ट्रायंगल के बेस के पैरेलल लाइन खींच देते हो, तो इसको जिस रेशियो में वो बांटती है उसी रेशियो में इसको बांटती है। ये क्लियर है? तो ये याद रखने में आसानी होगी। अगर ये एक ट्रेपेजियम है, उसके बेस के पैरेलल एक लाइन खींचते हो, या फिर मैं ये बोलूँ कि दोनों के पैरेलल एक लाइन खींचते हो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होती हैं। जो चीज़ें मैं अभी बताऊंगा उसको प्रूव भी किया जा सकता है, बट एट द एंड याद ही रखना पड़ेगा। तो मैं प्रूव करवाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और प्रूव कैसे किया जाएगा? सिमिलरिटी से ही किया जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं लगेगी, मैं डायरेक्टली बहुत ही प्यारी भाषा में आपको बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, या फिर इसको एक अलग पेज पर बता दूं, यहाँ पर बता देता हूँ, फिर अलग पेज पर देख लेंगे। तो अगर ये रेशियो 3:4 है तो ये रेशियो भी 3:4 होगा। ओके जी, अगर ये 3 है तो ये क्या होएगा? 4 होएगा। ठीक है, और एक और बात देखो, अगर 3 लाइनें पैरेलल हैं, तो अगर ये वाला हिस्सा
अगर ये 3a है और ये 4a है तो ये भी 3a और 4a होगा। चलो ये तो सिमिलरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ये तो उसी से प्रूव हो गया अपना, वो वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, क्योंकि सिमिलरिटी भी उसी का एक हिस्सा होता है। अगर मैं एक सीधी लाइन बना दूं ऐसे, अगर मैं एक सीधी लाइन बना दूं तो ये क्या होगी, ये होगी इनकी हाइट। कोई भी लाइन खींच लो भैया, ये तो हमने कोई भी लाइन खींच लो, हर लाइन को ये जो पैरेलल लाइनें हैं ये इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे, हमने ये तो सोच ही लिया था। तो अगर आपसे मैं इनकी हाइट के बारे में भी बात करूंगा ना, कि ऊपर वाले ट्रेपेजियम की जो हाइट है h1 और नीचे वाले ट्रेपेजियम की जो हाइट है h2, वो भी 3:4 होएगी। ठीक है, अब एक और बात के ऊपर जिक्र करते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आप ऐसे मानो कि ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं, ठीक है। तो यहां पर है ए बी और यहां पर है सी डी। आप इसको एक सीढ़ी की तरह मान लो, जिस सीढ़ी के ऊपर हम चढ़ते हैं, तो सीढ़ी के ऊपर ये डंडे लगे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर पैर रख के चढ़ते हो, जो सीढ़ी होती है जो दीवार के ऊपर लगती है। आप ऐसे मान लो ऐसी सीढ़ी है, ठीक है सर। तो इस सीढ़ी के जितने नीचे मैं डंडे लगाता जाऊंगा उतने ही लंबे होते जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी नीचे आप आते जाओगे उतनी ही लंबाई बढ़ती जाएगी, उतनी ही लंबाई बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा नीचे आ जाओगे लंबाई उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो जितनी नीचे आप जा रहे हो और लंबाई कितनी बढ़ रही है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। अगर अगर ये डिस्टेंस 3 है और ये वाला डिस्टेंस 4 है, ठीक है, और इसने क्या बताया है कि सी डी जो है वो डबल है ए बी की, कि अगर ये ए है 1 है तो ये 2 है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं इनको वर्टिकली देख लूँ ऐसे, तो ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है, तो कुल मिलाकर मैं ऐसे बोल दूं कि टोटल 7 यूनिट डिस्टेंस है। वर्टिकली मान लो किसी को समझना हो तो, अदरवाइज टेढ़ा मान लो, वर्टिकली भी छोड़ो, आप हटाओ इसको, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर मैंने 7 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसकी लंबाई 1 से लेकर 2 हो गई। अच्छा जी, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर 7 यूनिट में लंबाई 1 यूनिट बढ़ गई तो ये 3 यूनिट चला तो लंबाई कितनी बड़ी होगी, तो लंबाई कितनी बड़ी होगी, ठीक है। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि भैया टोटल 7 यूनिट चलने पर लंबाई बढ़ गई कितनी, 1 यूनिट। तो 7 यूनिट पे 1 यूनिट ऐड हो गया, 1 यूनिट पे ऐड हो गया होगा 1/7, तो 3 यूनिट पे ऐड हो जाएगा 3/7, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1 + 3/7, यानी कि 10/7, और हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इससे भी आसान करना चाह रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 7, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं यहां पर भी इसके इन दोनों के बीच में 7 डिफरेंस कर दूं, तो इनको 7 गुणा कर दूं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो लंबाई 7 से 14 हो गई। मैंने रेशियो को मेंटेन किया, आप बोलोगे जी हाँ सर 7 से 14 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 7 यूनिट बढ़ गई। यहां पर भी 7 यूनिट है, यहां पर भी 7 यूनिट है, तो 7 डिस्टेंस में 7 यूनिट बढ़ गई। तो 3 में 7 और 3 10 बढ़ जाएगी। देखो 3 में 3 बढ़ गई, 4 में 4 बढ़ गई। तो अगर ये 7 है तो ये 10 है, तो ये 14 है। और उसने हमसे पूछा है AB/FE, और वो इनका रेशियो ही हमसे पूछ सकता है, वो हमसे इनका रेशियो ही पूछ सकता है, एग्जैक्ट लंबाई नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसने एग्जैक्ट दी नहीं है। और इसी कंसेप्ट को मैं एक बार फिर से हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर यूज करूंगा, ठीक है। उसके अंदर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पर रिवीजन हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाऊं अब मैं, तो नेक्स्ट फिगर है भैया काइट। काइट के ऊपर क्वेश्चन आते नहीं हैं, एक भी क्वेश्चन काइट टाइप का आया नहीं है। हाँ, डायरेक्ट काइट के ऊपर नहीं आया है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कई जगह हमने यूज करी है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। अंडरस्टैंडिंग हम जहां जहां पर भी क्वेश्चन होंगे इसको यूज करते रहेंगे। ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सच दैट AB = BC। तो AB जो है दैट इज इक्वल टू BC, ठीक है भैया।
ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी। तो यहाँ पर उसने क्या बना दिया, उसने काइट बना दिया। तो एक भी क्वेश्चन आया नहीं है का क्या मतलब, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलता कि ये एक काइट है। अब तक मैंने ऐसे नहीं देखा एक भी क्वेश्चन कि वो ये बोले ये फिगर एक काइट है, बट एक आधी बार उसने ऐसे काइट बनाया है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, या किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, तो हम काइट की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो उसने बोला एंगल सी ए डी इज 46, सी ए डी ये वाला एंगल 46 है। तो एंगल ए ओ बी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, तो मैंने आपको क्या बताया है, डायगोनल्स ऑफ काइट, डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर। तो हमें इस चीज की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा 90 डिग्री बोलेंगे हम। इससे ये भी पता चल रहा है कि एग्जामिनर ये नहीं सोच रहा था कि काइट सोचकर इस क्वेश्चन को नहीं बना रहा था, वो तो ये सोचकर बना रहा था ये कोड 46 बना रही है, ये कोड भी 46 बनाएगी, ऐसे ऐसे करके शायद हम जाएंगे। ये 46 है तो ये भी 46 होएगा, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड, ऐसे करके भी हम जा सकते हैं। वो ऐसे सोचकर बना नहीं रहा था, बट आपको इस फिगर के बारे में पता है, तो जहां पर भी ऐसी सिचुएशन बनेगी फायदा उठाएंगे हम। ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम करेंगे भैया क्वाड्रिलेटरल के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। इनके अंदर थोड़ी सी और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा लेंगे, एक फाइनल टच दे देंगे क्वाड्रिलेटरल की अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक फिनिश, अगला टॉपिक पॉलीगन स्टार्ट। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, 6 क्वेश्चन है इसके अंदर। Which quadrilateral is formed by joining the midpoints of all the sides of a quadrilateral? ये बोल रहा है कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनती है अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल के किसी भी चतुर्भुज के, तो इसकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी आम चतुर्भुज है, कैसा भी टेढ़ा तिरछा बना लो, अगर उसके मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो उनको जोड़ने से जो क्वाड्रिलेटरल बनती है वो कैसी होती है। क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, बताता हूं, देखो। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तिरछी बना दी मैंने, ना मैंने इसको पैरेललोग्राम बनाया, ना ट्रेपेजियम बनाया, कुछ नहीं बनाया मैंने इसको, ना रोम्बस बनाया, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट्स को जोड़कर, ये मिड पॉइंट है, इनको जोड़ने से, इनको मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है वो क्या है, PQRS क्या है, ये है पहला क्वेश्चन। बताओ, हिंट दे सकता हूं, डायगोनल्स ड्रॉ कर लो। अगर उससे भी बात नहीं बनी तो अगला हिंट दे सकता हूं, मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसके बाद हिंट देने को कुछ बचा नहीं है। अरे भैया डायगोनल ड्रॉ कर लो और मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ। पहले एक डायगोनल ड्रॉ करो, देखो मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया BD। तो मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल BCD के अंदर, BCD के अंदर Q और R मिड पॉइंट है? आप बोलोगे जी हाँ सर। तो अगर मैं एक ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाऊं तो वो जो साइड है वो तीसरी साइड के पैरेलल होएगी और उसका हाफ होएगी। तो अगर इसकी लंबाई मैं 2x मान लूँ तो इसकी लंबाई x होएगी। आप बोलोगे जी हाँ सर, x हो जाएगी और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। जी हाँ सर। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ BAD में, सेम कहानी है। BAD में ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया तो तीसरी साइड से हाफ, यानी कि अगर ये 2x है तो x और इसी के पैरेलल। ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गई इस क्वाड्रिलेटरल की। भैया इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है सर, बट ये भी तो हो सकता है रेक्टेंगल बन जाए। भाई रेक्टेंगल की भी तो ऑपोजिट इक्वल और पैरेलल हैं, तो इन साइड के बीच का एंगल भी देखना पड़ेगा। सर एंगल कैसे देखेंगे? देखो दूसरे डायगोनल को ड्रॉ कर लो। तो इन दोनों डायगोनल के बीच में क्या एंगल है? दोनों डायगोनल के बीच में, इन डायगोनल के बीच में जो एंगल होगा वही इन साइड के बीच में होएगा। क्यों सर? देखो इस डायगोनल के पैरेलल होंगी ये साइड है। क्यों सर ये पैरेलल क्यों होगी? ट्रायंगल ABC में इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाकर जो लाइन बनी है वो तीसरी साइड से आधी भी होएगी और पैरेलल भी होएगी। इससे हाफ भी होएगी,
ऐसे ही ट्रायंगल ADC में S और R मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाकर बनी लाइन तीसरी साइड के पैरेलल भी और हाफ भी होगी। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, इस डायगोनल के दोनों ये वाली साइड पैरेलल होंगी और इसी डायगोनल से दोनों हाफ होंगी। ओके सर, इस डायगोनल के दोनों ये पैरेलल होंगी और इस डायगोनल की लंबाई से हाफ होंगी। तो ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल तो हो गई प्रूफ। हाँ, अब बिकॉज इस डायगोनल के पैरेलल ये दोनों हैं और इस डायगोनल के पैरेलल ये दोनों हैं, तो इन दोनों डायगोनल में जो एंगल होगा वही इन साइडों में होएगा, वही एंगल इन साइडों में होएगा। तो आप मुझे ये बताओ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल किस एंगल पर होते हैं? किसी भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल है कोई गंदी सी ऐसे, उसके डायगोनल किस एंगल पर होते हैं? सर यहाँ पर तो 90 डिग्री दिख रहे हैं ना। हाँ, कोई भी गंदी सी क्वाड्रिलेटरल उसके किस एंगल पर होते हैं? सर किसी भी एंगल पर हो सकते हैं। हाँ, तो ये किसी भी एंगल पर हो सकते हैं। तो हमें डायगोनल्स के बीच जो एंगल है वही साइड के बीच में होगा। तो साइड्स के बीच के एंगल का नहीं पता, ठीक है, कैन बी एनीथिंग ये एंगल। तो हमें इतना पता है कि जो मिड पॉइंट को जोड़ने से जो क्वाड्रिलेटरल बनी है वो पैरेललोग्राम है और एंगल कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। दिल छोटा नहीं करना, और मौका मिलेगा। अभी 6 क्वेश्चन है। अगर हम एक पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को जोड़ दें तो ठीक है जी। सेम राम कहानी यहां पर लगेगी, बिल्कुल सेम। देखो जरा, अगर मैं इस डायगोनल को खींच दूं तो ट्रायंगल BCD में, इस ट्रायंगल में दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाकर जो लाइन बनी है, अगर ये 2x है तो ये x होएगी और ये इसके पैरेलल होएगी। सेम राम कहानी यहाँ पर, ये इसके पैरेलल होएगी और x होएगी ट्रायंगल BAD में, सेम जो मैंने यहाँ पर किया है। ओके सर, सेम ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल ये वाली होएगी। क्यों? ट्रायंगल ADC में मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो साइड बनेगी, जो लाइन बनेगी तीसरी वाली साइड के पैरेलल और उसके हाफ। तो ये SR और PQ ये इस डायगोनल के दोनों पैरेलल हैं और इससे हाफ हैं, तो दोनों इक्वल भी हो गई और आपस में पैरेलल भी हो गई क्योंकि सेम लाइन के पैरेलल हैं। ऐसे ही BD डायगोनल के हाफ हो गई ये दोनों लाइनें QR और PQ और इसके पैरेलल हो गई। ठीक, ठीक है भैया। ओके, तो ये पैरेललोग्राम तो बन गया, ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। हम हमेशा किसी भी फिगर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगी वो कैसी बनेगी, वो डिपेंड करती है कि उसके डायगोनल के बीच में एंगल क्या है और उसके डायगोनल इक्वल है कि नहीं। क्योंकि कितनी भी तिरछी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर मिड पॉइंट को मिलाओगे तो पैरेललोग्राम तो बन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डायगोनल के आधी और इक्वल, इस डायगोनल के आधी और इक्वल, तो ऑपोजिट साइड तो पैरेलल, तो इस डायगोनल के आधी और पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल और इक्वल हो गई, तो पैरेललोग्राम तो बन ही गया। अब वो कैसा पैरेललोग्राम बनेगा? रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी तो पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम है, तो कैसा पैरेललोग्राम बनेगा वो है क्वेश्चन। वो किस पर डिपेंड करेगा कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, डायगोनल्स इक्वल हैं कि नहीं। तो इस चीज पर फोकस किया करेंगे हम। तो पैरेललोग्राम तो बन ही गया, डायगोनल्स तो भैया डायगोनल्स अनइक्वल है। भैया डायगोनल्स इन ए पैरेललोग्राम unequal and not at right angles। ऐसे ही जो ऑपोजिट साइड है वो तो इक्वल हो जाएंगे, बट जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि SR और PQ इस डायगोनल के आधे हैं और BD की आधी है ये वाली साइड। तो अगर दोनों डायगोनल बराबर होते तो इस डायगोनल का आधा और इस डायगोनल का आधा फिर भी इक्वल हो जाते। यहां पर इस वाले डायगोनल की लंबाई है जी 2y, तो ये y हो गई है और ये भी y हो गई है पूरी। एक साइड x है, एक साइड y है। तो डायगोनल्स अगर अनइक्वल हैं तो साइड्स भी अनइक्वल निकलेंगी, और डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं है तो साइड्स के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। तो चाहे किसी भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिला दो, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब वो कैसा पैरेललोग्राम बनेगा वो डिपेंड करता है कि डायगोनल्स के बीच में क्या रिलेशन है। जिस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट आप मिला रहे हो उसके डायगोनल्स के बीच में क्या रिलेशन है।
इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूं, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन आप कर लो। यहाँ पे जगह है क्या, ट्राई करते हैं। रेक्टेंगल, मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला डायगोनल बनाऊं तो इस डायगोनल से आधी ये होएगी, ठीक है सर। अगर इस डायगोनल की लंबाई है भैया 2x, तो इसकी लंबाई x हो जाएगी और इसके पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही इसकी लंबाई भी x हो जाएगी और ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ऑपोजिट साइड ठीक है। तो ऑपोजिट साइड इस फिगर की सेम लेंथ की हो गई और पैरेलल हो गई। हाँ जी सर, ये पैरेललोग्राम तो हमेशा ही बननी है, लेकिन इस फिगर में एक खास बात है। क्या खास बात है, व्हाट इज द खास बात? इस डायगोनल की लंबाई भी 2x है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड राइट एंगल पर होना जरूरी नहीं है डायगोनल्स का, ठीक है। तो अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं, अगर इस हरी वाली लाइन की लंबाई 2x है, तो ट्रायंगल बी डी सी के अंदर दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाकर जो लाइन खींचेगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होएगी और उससे हाफ होएगी। तो आर क्यू भी हाफ हो गई, ठीक है। तो ट्रायंगल तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की ये आर क्यू और पी एस भुजाएं हैं, ये इस हरे वाले डायगोनल के आधी और पैरेलल होंगी, ठीक है। और इस गुलाबी वाले डायगोनल के आधी और पैरेलल ये होंगी। तो बिकॉज इसमें डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इनसे आधे आधे जो पोर्शन है वो भी इक्वल हैं, तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हरे वाले और गुलाबी वाले की लंबाई सेम है। तो हरे के आधे हैं क्यू आर और पी एस, और गुलाबी के आधे हैं पी क्यू और एस आर, तो इनकी लंबाई भी एक्स एक्स हो गई। तो भैया ये एक ऐसा पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम तो हमेशा बनेगा, किसी भी फिगर के मिड पॉइंट को जोड़कर बना दो, लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम बन गया जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हों। हाँ, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो भैया साइड्स के बीच में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो फिर कैसी फिगर बन जाएगी? फिर ये फिगर बन जाएगी। ऊपर मैंने क्या बताया था आपको, ऊपर फिगर के बारे में? अच्छा, बताया नहीं, बता देता हूँ। तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया था, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट जोड़ने से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा एक रोम्बस। यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक रोम्बस, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स की लंबाई बराबर है, ठीक है। अब अगले 3 क्वेश्चन हम अगले पेज पे करेंगे। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि रोम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ने से क्या बनेगा? रोम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ने से क्या बनेगा? रोम्बस समचतुर्भुज के डायगोनल्स क्या होते हैं भाई? इसके डायगोनल्स होते हैं इक्वल या नहीं, अनइक्वल होते हैं, नॉट इक्वल एंड परपेंडिकुलर। इक्वल नहीं होते रोम्बस के, पिचका हुआ है तो एक लंबा होता है, और लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं। जी हाँ सर। तो ध्यान से सुनिएगा, जो गुलाबी वाला डायगोनल है इससे हाफ होएगा ये वाली साइड और ये वाली साइड, और इसके पैरेलल होंगे। अब तक हम बहुत 3 केस प्रूव कर चुके हैं। हाँ जी सर, अगर गुलाबी वाले की लंबाई 2x है तो इसकी लंबाई x और इसकी लंबाई भी x। अगर हरे वाले डायगोनल की लंबाई 2y है तो ये जो है ये इसके पैरेलल भी होंगी ये दोनों, और इससे हाफ भी होंगी, इनकी लंबाई होगी y y।
तो बिकॉज डायगोनल्स की लंबाई सेम नहीं है तो ऑपोजिट साइड, ये जो एडजेसेंट साइड है इनकी लंबाई सेम नहीं होगी, चारों साइड की लंबाई सेम नहीं होगी, ऑपोजिट की तो ऑफ कोर्स सेम होगी। लेकिन डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, तो साइड्स के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होएगा। ठीक है मेरे भैया, ठीक है। क्यों सर? इस डायगोनल के पैरेलल ये दोनों साइड हैं, इस डायगोनल के पैरेलल ये दोनों साइड हैं, तो पैरेलल है ना भैया, तो इन डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होएगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, देखो ये दोनों पैरेलल हैं, आप बोलोगे जी हाँ सर, और ये दोनों पैरेलल हैं, जी हाँ सर, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है छोटा सा, तो ये ऑपोजिट एंगल बराबर हो गए। सेम ये भी पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। बट उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइड्स डायगोनल्स के पैरेलल हैं, तो जो भी पैरेलल, साइड्स डायगोनल्स के पैरेलल हैं, दो साइड एक डायगोनल के पैरेलल हैं, दो साइड एक डायगोनल के, तो जो भी डायगोनल्स के बीच में एंगल बनेगा वही साइड्स के बीच में बनेगा, तो साइड्स के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये कैसी फिगर हो गई कि ऑपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है, चारों साइड इक्वल नहीं है, बट 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बन गई भैया एक रेक्टेंगल। क्या बन गई? एक रेक्टेंगल। तो क्या सर हमें ये रटना है कि रोम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ने से जो फिगर बनती है वो रेक्टेंगल है? नहीं, रटना होता तो क्या इतना जोर लगाकर अब तक समझा रहा होता? सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि चाहे फिगर कैसी भी हो, अगर मिड पॉइंट को जोड़कर कोई फिगर बनाओगे तो पैरेललोग्राम ही बनेगा। सिर्फ इसको याद रख लेना ताकि ये चीज बार बार प्रूव ना करनी पड़े। उसके बाद वो पैरेललोग्राम बनेगा कैसा, वो डिपेंड करता है डायगोनल्स पर, तो इतना ध्यान रखना कि डायगोनल पर डिपेंड करता है, बस वो तो आप 2 सेकंड में निकाल लोगे बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल्स को, स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या बनेगा? देखो भाई, ये जो डायगोनल है इसके हाफ होंगे और पैरेलल होंगे दोनों, आप समझ चुके, तो ऑपोजिट वाले इक्वल हो गए। हाँ जी सर। ये जो डायगोनल है इसके पैरेलल होंगे ये दोनों और इसके हाफ होंगे तो ऑपोजिट वाले इक्वल हो गए। जी हाँ सर। और स्क्वायर की क्या खासियत है? डायगोनल्स इन ए स्क्वायर, डायगोनल्स इन ए स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। इक्वल भी होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं तो सारी साइड से परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है सर, परपेंडिकुलर हो गई। और डायगोनल बराबर हैं, गुलाबी वाले के हाफ ये दोनों साइडें हैं, हरे वाले के हाफ ये दोनों साइडें हैं। गुलाबी और हरे वाला बिकॉज इक्वल हैं तो इनके हाफ हाफ जो साइड हैं वो भी सारी इक्वल हो जाएंगी, चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो फिर ये फिगर क्या बन गई? चारों एंगल 90 के, चारों साइड इक्वल, तो ये बन गया एक स्क्वायर। स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ने से बन जाता है एक स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम क्या होता है बता दूंगा। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के मिड पॉइंट्स को जोड़ें तो क्या बनता है? लेट अस सी। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम होता है एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी ये साइड्स बराबर हो, ऑपोजिट साइड्स। और बिकॉज ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, यहां पर बता देता हूं, समद्विबाहु समलंब के अंदर ये दोनों साइड बराबर होंगी और ये एंगल भी बराबर होंगे और ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। और या एक ही जगह पर कर देता हूं, ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होएगा, ये भी 180 माइनस थीटा हो, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है ना, ये पैरेलल है। ये है आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। ठीक है भाई, तो ये कुछ ऐसा ट्रेपेजियम। तो चलिए इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं। और आइसोस्केलस ट्रेपेजियम की एक खासियत बता देता हूं मैं आपको, तभी आप ये कर पाओगे।
आइसोस्केलस ट्रेपेजियम आपको एक सिमेट्रिकल फिगर लग रही है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। अदरवाइज ऐसे भी तो ट्रेपेजियम हो सकते हैं, ऐसे, ये भी एक ट्रेपेजियम है, ये भी एक ट्रेपेजियम है, देखो ऐसे, देखो कितना पैना है, ये भी एक ट्रेपेजियम है। तो ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, सिमेट्रिकल है, ये जितनी लंबी है उतनी ये लंबी है, ये जो एंगल है ये उतना ही एंगल है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल बड़ा है, ये छोटा है, ये 90 डिग्री का है, ये छोटा है, हाँ जी। यहाँ पर अगर आप ये वाला डायगोनल खींचोगे तो बड़ा निकलेगा और ये वाला डायगोनल छोटा निकलेगा। खुद ही आप खुद सेंस कर रहे होगे, खुद फील कर रहे होगे, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं ना हम, इसको हम प्रूव कर सकते हैं इस वाले एंगल को बड़ा और छोटा मान के, बट जरूरत नहीं है ना भाई। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये वाला डायगोनल छोटा है और ये वाला डायगोनल बड़ा है, बट अगर मैं इस फिगर को बैलेंस कर दूं, दोनों तरफ से, तो क्या होएगा, जो डायगोनल्स हैं डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, AC विल बी इक्वल टू BD, ठीक है। एंगल B छोटा क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट B को मैंने ऐसे दूर कर रखा है, A तो D के पास है पॉइंट B को, तो पॉइंट B को भी मैं उतना ही पास ले आऊं, तो एंगल B एंगल A जितना हो जाएगा ऐसे पास ले आऊं, तो फिर ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है सेम हो जाएंगे इसको आइसोस्केलस बनाने से, ठीक, क्लियर है। ये नॉट आइसोस्केलस है, तो डायगोनल्स इक्वल हैं, तो अब तो खेल ही खत्म हो गया, आपको पता लगेगा। तो देखो ये तो प्रूव हो गया कि किसी भी फिगर के अंदर अगर आप मिड पॉइंट को मिलाओगे तो वो एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। अब वो कैसा पैरेललोग्राम बनेगा, यू दिस पर होता है। तो ये गुलाबी लाइन है, अगर इसकी लंबाई 2x है तो ये भी x, ये भी x। ये हरी लाइन है, इसकी लंबाई अगर 2x है, बिकॉज डायगोनल्स की लंबाई इक्वल है, तो इससे आधी ये वाली, ये भी x और ये भी x। और डायगोनल्स के बीच में एंगल क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो इस ट्रेपेजियम कितना लंबा है छोटा है, ये भी तो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, और ये भी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, ऐसे पिच का हुआ। तो डायगोनल्स इक्वल हमेशा होंगे, बट उनके बीच में एंगल क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एंगल कुछ भी हो सकता है, तो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम बन गया, एंगल कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, ठीक है, 90 होना जरूरी नहीं है, बट सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये बन गया भैया रोम्बस, ये बन गया समचतुर्भुज रोम्बस, ठीक है। चलो तो इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस को रगड़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट फॉर क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए कौन सी करेक्ट है। द लाइन सेगमेंट्स joining the midpoints of two pairs of opposite sides, joining the midpoints of two pairs of opposite sides bisect each other at the point of intersection। देखते हैं क्या बोल रहा है। या मैंने कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना ली, ये बोल रहा है द लाइन सेगमेंट्स joining the midpoints of the two pairs of opposite sides। अच्छा, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, इनके अगर मिड पॉइंट मान लो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट बनती है, ओके। टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, दो पेयर हैं, एक तो ये वाला जोड़ा है और एक ये वाला जोड़ा है ऑपोजिट साइड्स का, ठीक है। इनके मिड पॉइंट को भी जोड़ देते हैं भैया, ये लो, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, ये लो, ओके। बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये जो हमने लाइन सेगमेंट जोड़ी हैं पी आर और क्यू एक्स, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट ओ है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि आर ओ इज इक्वल टू ओ पी एंड ओ क्यू इज इक्वल टू एस ओ। ये बोल रहा है, ये सच है कि झूठ, पता लगाओ, सच है कि झूठ। हिंट दे दूं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जोड़ने से कौन सी फिगर बनती है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ने से, ये कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसके मिड पॉइंट को मैंने जोड़ दिया तो कैसी फिगर बनेगी, बता दो भाई प्लीज। पैरेललोग्राम बनेगी, ये पैरेललोग्राम है, थोड़ी देर पहले प्रूव किया है, ओके। अब आप खुद कर सकते हो, अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो पी आर और क्यू एस इसके
डायगोनल्स हैं, और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ट्रू है ये क्या है, ये ट्रू है। अगला, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ फोर एडजेसेंट साइड्स, क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ फोर एडजेसेंट साइड्स इज हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखते हैं भाई, अगर आपसे एक क्वेश्चन ना हो तो डरना नहीं है भाई, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ फोर एडजेसेंट साइड्स। ओके, ये जो फोर एडजेसेंट साइड्स हैं, ये जो फोर साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनी है, ओके, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल, इसका जो एरिया है दैट इज हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। वो टोटल एरिया का हाफ है, बताओ ठीक है कि गलत। हिंट दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, डायगोनल खींच लो, खींचो द डायगोनल। देखो, अगर मैं डायगोनल ऐसी खींच लूँ, ठीक है, तो इतना तो आप जान चुके हो ना, पी क्यू आर ऐसे पैरेललोग्राम बनेगा, और भाई इस डायगोनल के पैरेलल होएगा, इस डायगोनल के हाफ होएगा, इतना जान चुके हो, ठीक है। तो ट्रायंगल एडीसी में देखो, ट्रायंगल एडीसी में देखो एरिया, चलो एक और हिंट देता हूँ, वो हमें क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है कि पूरी का हाफ है कि नहीं। आप पी क्यू आर एस के अलावा जो बाहर टुकड़े बचे हैं उनका एरिया के बारे में क्या बोल सकते हो, उनके एरिया के बारे में कुछ बोलना, कुछ निकालने की कोशिश करो। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, तो छोटी ट्रायंगल और पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो होता है 1:2, इनके एरिया का रेशियो है 1:4। अगर ये इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 3 है, और पूरी ट्रायंगल का एरिया 4 है। ये क्लियर है, पहले हम कर चुके हैं। छोटी ट्रायंगल की साइड 1 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 2 है, तो एरिया का रेशियो होगा 1:4। छोटी ट्रायंगल का एरिया 4 है, 1 है तो बड़ी का 4 है, ठीक है, क्लियर है भाई। ये थोड़ा सा मतलब टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा वैसे, है ना। मैं इसका 1/4 बताऊंगा, थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल हो जाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आप नहीं कर पाओ तो भाई डराना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, बस ये चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी सी में ये जो पोर्शन है एस डी आर, ये एग्जैक्टली इस सिचुएशन में है। इस ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाकर ये लाइन बनाई, मिड पॉइंट थ्योरम फॉलो करेगी। छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो 1:2 होएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/4। अगर पूरी ट्रायंगल ए डी सी का एरिया 4 यूनिट है तो इसका 1 यूनिट है, पूरी का 4 है तो इसका 1 है, तो 1/4 ऑफ किसका 1/4, ए डी सी, ए डी सी का 1/4, एडीसी के एरिया का 1/4। ऐसे ही यहां पर इसका एरिया हो जाएगा 1/4 ऑफ, अभी मेरे दिमाग में यही आ रहा है, मैं एक बार सोच लूँ इससे कोई आसान तरीका आएगा क्या, बी ए सी, बी ए सी का 1/4। तो अगर आप इन दोनों को मिला दोगे, देखो इस आधे हिस्से में 1/4 इसने कैप्चर कर रखा है, इस आधे हिस्से में 1/4 इसने कैप्चर कर रखा है, तो इन दोनों ने मिलाकर 1/4 ऑफ ए बी सी डी कैप्चर कर रखा है। अब आप बोलोगे सर 1/4 और 1/4 को जोड़कर 1/2 क्यों नहीं किया आपने, बताता हूं। मान लो ये एक ऐसे इलाका है, इसको दो हिस्से में बांट रखा है? एक तो आप हो, आप यहाँ के डॉन हो, आपका नाम है ए, एक दूसरा बंदा है वो यहाँ का डॉन है। तो ये जो ए है इसने यहाँ का आधा इलाका इसके अंडर में है, ए के अंडर में है, इधर वाला मान लेते हैं। ए के अंडर में यहाँ का आधा इलाका है ये, और बी के अंडर में यहाँ का आधा इलाका है। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया
ये जो पूरी जमीन है ये दो हिस्से में बटी हुई है, आधा इलाका तुम्हारे पास है, लेकिन इस ऊपर वाले पोर्शन का आधा इलाका, इसके पास नीचे वाले पोर्शन का, तो पूरी जमीन का आधा ही है ना इनके पास, पूरी जमीन का। ये तो नहीं बोल सकते ना हाफ प्लस हाफ वन, पूरा सब कुछ ही तुम्हारे अंडर में, नहीं, ये तो इनके अंडर में नहीं है, सिर्फ ये इनके अंडर में है। तो ऐसे ही ये जो पोर्शन है इसका 1/4 इसके इधर है और नीचे वाले पोर्शन का 1/4 है। तो अगर देखेंगे तो पूरे पोर्शन ABCD का 1/4 है इन दोनों को मिलाकर, और इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। अब मेरे को फील हो रहा है इक्वेशन मेरे को अभी नहीं लेना चाहिए था, आपके ऊपर है भी ना पड़ जाए, बस ये डर है। इन दोनों को मिलाकर ये भी हो जाएगा 1/4 ऑफ ABCD, ठीक है। तो ABCD पूरी क्वाड्रिलेटरल का 1/4 इन दोनों ने घेर रखा है और पूरी क्वाड्रिलेटरल का 1/4 इन्होंने घेर रखा है, तो 1/4 + 1/4 हाफ इलाका घेर रखा है इन चारों ने, 1 2 3 4, तो बाकी का हाफ बचा इस क्वाड्रिलेटरल के पास, तो ये भी ट्रू है। तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। अब भाई इतनी सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग वो धीरे धीरे ही होएगी, बस अनकंफर्टेबल मत होना अननेसेसरीली। ये समझने में डिफ़िकल्ट लगेगा बहुत सारे स्टूडेंट को, तो इसके कारण अनकंफर्टेबल मत होना, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं या फिर मैं इसको किसी और तरीके से कर सकता था, वो देख लूं। चलो देखता हूं किसी और तरीके से कर सकता था कि नहीं। क्वाड्रिलेटरल ने कितना एरिया घेर रखा है, इस फिगर में तो नहीं बन रही बात, इसी फिगर में बनेगी बात। ऐसे ही बनानी पड़ेगी भाई इसकी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट ABCD बी ए रेक्टेंगल, ठीक है। PQRS be the midpoints of side AB, PQR and S, AB BC CD DA, then the quadrilateral PQRS is, तो quadrilateral PQRS क्या है, ये तो हम पहले कर चुके हैं ना, बताओ, ये आपको बताना चाहिए। तो भैया ये पैरेललोग्राम बनेगी, ये तो श्योर है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनाने से बनी फिगर हमेशा पैरेललोग्राम बनती है। कैसा पैरेललोग्राम बनती है वो इस क्वाड्रिलेटरल पे डिपेंड करता है, और खास करके इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स पर डिपेंड करता है। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल यानी कि डायगोनल्स ऑफ ABCD दोनों इक्वल तो होंगे बट 90 डिग्री पर नहीं होंगे, 90 डिग्री पर होना उनका ज़रूरी नहीं है। तो अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो इस डायगोनल से हाफ ये और ये है, और इस डायगोनल से हाफ ये और ये है, तो चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी इसकी। अगर ये डायगोनल 2x है तो ये पूरी साइड x, ये पूरी साइड x, ये डायगोनल भी 2x है क्योंकि डायगोनल इक्वल होते हैं, तो ये साइड भी x, ये भी साइड x। तो एक ऐसी फिगर बन जाएगी जिसकी चारों साइड की लंबाई बराबर हो, बट डायगोनल के बीच में कैसा भी एंगल हो सकता है, तो यहाँ पर कैसा भी एंगल हो सकता है, तो ये एक रोम्बस तो बन जाएगा, रोम्बस बनने की गारंटी है। स्क्वायर बनेगा नहीं भैया, डायगोनल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी नहीं है, तो स्क्वायर तो नहीं बनेगा। रेक्टेंगल बनेगा नहीं भैया, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। रोम्बस बनेगा बट नीड नॉट बी ए स्क्वायर, रोम्बस बनेगा बट स्क्वायर बनना जरूरी नहीं है, सही बोल रहा है, स्क्वायर बनना जरूरी नहीं है। तो सर उसने ये बात क्यों लगा दी बट नीड नॉट बी ए स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर भी बन सकता है। क्यों बन सकता है सर स्क्वायर, अगर ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर जैसी बन गई तो स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल है ना, बट इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सच बताऊं तो आप समझ गए कि ये उत्तर क्यों होगा, इतने से ही समझ आ जाती है, ठीक है, कि इसका रोम्बस होना जरूरी है, इसका स्क्वायर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है।
इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी मीट द डायगोनल बी डी, ठीक है, डायगोनल बी डी है, एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, मीट द डायगोनल बी डी एट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है, पी सी क्यू ए, पी सी कहाँ पी सी क्यू ए इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ये तो नहीं है स्ट्रेट लाइन कहीं से भी, ठीक है, ओके। ट्रायंगल ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू सी क्यू पी, ये पता नहीं, देखना पड़ेगा, ए पी इज इक्वल टू सी पी, ए पी इज इक्वल टू सी पी देखना पड़ेगा, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू देखना पड़ेगा, तो बताओ क्या करें, सोचो जरा। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि मान लो आपको ये डाउट हो कि पी सी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, आप इसको ऐसे लंबा बना लो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पर तो फिगर सीधी सीधी बोल रही है, मैंने ठीक ठाक मेजरमेंट वाला ही बनाया है ना, एक पैरेललोग्राम ही बनाया है, तो अगर मैं चाहूँ, मतलब मैं अगर एक्चुअल में एग्जाम में बैठूँ, मैं इसको काट दूंगा कि ये तो नहीं है। अगर हमारे मन में डाउट भी हो यार क्या पता ये हो, तो हम इससे थोड़ा सा अलग बनाकर देख लेंगे पैरेललोग्राम। पहले मैं विदाउट मैथमेटिकली चीज़ों को यूज़ करें इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है वो बताता हूँ। तो क्या करोगे, देखो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बना लो, एंगल बी इसका एंगल बाइसेक्टर बना लो। अब तो कोई भी बता सकता है कि भैया ये पी है ये क्यू है, कि पी सी क्यू ए ये तो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, मैंने इसको काट दिया। ट्रायंगल ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू ऐसे बनेगी, और ट्रायंगल सी क्यू पी, चलो हो सकता है कि हम इसके बारे में तो सर पता नहीं कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू सी पी, तो ए पी देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ये दो तरफ से सिमेट्रिकल फिगर है। सर दो तरफ से कैसे, इस एंगल से जैसे देखोगे जैसा दिख रहा है इस एंगल से वैसा ही दिखेगा, ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं ना भैया। यहां से मैंने एक काम किया और यहां से मैंने अगर सेम काम कर दिया तो सेम ही होएगा। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल डी सी बी ये सिमिलर ट्रायंगल है ना, एक जैसी दिख रही है, मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं बट एक जैसी दिख रही है। अगर मैं इसी के अंदर यहां से एल्टीट्यूड खींचूं और यहां से एल्टीट्यूड खींचूं तो आप क्या बोलोगे, ये दोनों एल्टीट्यूड बराबर हैं कि नहीं? कॉमन सेंस से बताओ, दोनों बराबर हैं। ऑफकोर्स ये सिमेट्रिकल फिगर है इन दोनों तरफ से, तो ऐसे ही ए पी और सी क्यू तो बराबर होंगे, बट ए पी और सी पी मैं इसको भी काट दूंगा, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू मैं इसको भी काट दूंगा। एक ही चीज़ पॉसिबल हो सकती है वहाँ पर, अगर कोई ठीक से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाया हो इस पॉइंट तक तो वो इसको मान लेगा कि हाँ सही बात है सर, अदरवाइज हम मैथमेटिकली करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ एग्जाम में मैथमेटिकली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का है वाकई में आप पहचान पाए कि भाई ये तो साफ साफ पकड़ में आ रहा है, अदरवाइज हम करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है भाई, तो देखें यहाँ पर आपको हिंट दूँ, इसने एंगल बाइसेक्टर बताया है, ठीक है, हिंट कैसे दूं? तो दो ट्रायंगल बन रही हैं जिनमें एंगल बाइसेक्टर जिनकी साइड हैं, दो ट्रायंगल बन रही हैं, मैं आपको ट्रायंगल ही बता देता हूँ, ए पी डी और सी क्यू बी, इनके अंदर कुछ कर सकते हैं क्या? ए पी डी, क्योंकि उसने ए पी एंगल बाइसेक्टर बताया है, सी क्यू एंगल बाइसेक्टर बताया है, इनको इंक्लूड करते हैं। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल 2 थीटा हो गया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ऑपोजिट एंगल भी 2 थीटा हो गया। हाँ जी सर, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। हाँ जी सर, इसका कहीं कुछ यूज़ कर सकता हूँ मैं? फिलहाल तो नहीं, ठीक। तो अब आगे क्या करें, ये थीटा हो गया, ये डायगोनल हो गया, तो डायगोनल बना रहा है ऐसे जेड, ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं, अगर ये वाला एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई है। क्यों सर? ऐसे जेड बन रहा है दो पैरेलल लाइन का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः एकांतर कोण, ठीक है। तो ट्रायंगल ए पी डी और ट्रायंगल सी क्यू बी में एक एंगल थीटा एक वाई, एक एंगल थीटा एक वाई, ठीक है, और ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड। हाँ जी सर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जी हाँ सर, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब है ये इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो गए। अब मैं देखता हूँ मुझे करना क्या है, ए पी क्यू और सी क्यू पी, इनको मुझे सिमिलर बताना है कि हैं कि नहीं। अब मुझे इतना पता है कि ए पी
इज इक्वल टू दिस सी क्यू। क्यों सर? अरे भैया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। ठीक है, तो ठीक है जी। और ये वाला एंगल अगर मैं इसको बोल दूं x, तो ये वाला एंगल भी x होएगा। एक एंगल थीटा एक y एक x, एक एंगल थीटा एक एंगल y एक x। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा जी x डैश 180 माइनस एक्स। तो बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, डी भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये x है तो ये x डैश, ऐसे ही बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ये x है तो ये x डैश। हाँ जी सर। और एक और बात, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर पी ए क्यू और पी सी क्यू के अंदर ये लाइन पी क्यू जो है ये क्या है? लाइन पी क्यू कॉमन है इन दोनों में। तो देखो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। हाँ जी सर, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो सिमिलर क्या, ये तो कॉन्ग्रुएंट होगी भैया। सिमिलर से भी अगली स्टेज होती है। सिमिलर यानी कि समान रूप की है, कॉन्ग्रुएंट यानी कि समान रूप की भी है, समान साइज की भी है। ठीक, क्लियर है? तो एक क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये क्या ये फ्रीक्वेंट है? नहीं, ये बिल्कुल भी फ्रीक्वेंट नहीं है। कभी कभी किसी एक शिफ्ट में एक बार एक आता है। ठीक है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग तो उतनी होनी चाहिए कि हम कर पाए। इनसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेरे इतने बताने के बावजूद भी डरोगे तो फिर मेरे पास इलाज नहीं है। आप मेरे ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, आई डिजर्व दैट। ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, आई डिजर्व दैट। उसको मैं तोड़ूंगा नहीं। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन डायगोनल ए सी। डायगोनल ए सी के ऊपर पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, सच दैट ए पी इज इक्वल टू क्यू सी। ए पी इज इक्वल टू क्यू सी। ठीक है भैया, ये बराबर दूरी पर लिए गए हैं। ए पी इज इक्वल टू क्यू सी। तो देखो सिमेट्रिकल सी बात हो रही है ना, ए पी और क्यू सी बराबर हैं। तो अब अगर मैं ऐसे डी से इस पर खींच दूं, अब डी इनके लिए जैसा है, बी इनके लिए ऐसा है, तो डी पी और बी पी इक्वल होंगे, डी क्यू और बी पी। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो तो बढ़िया ही बात है। देन क्वाड्रिलेटरल बी पी डी क्यू। अच्छा, यही बना दी इसने। अच्छा, बी पी डी क्यू इज इक्वल टू व्हाट? ठीक, देखते हैं भाई, सोचो। अब आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको बताऊं तो, मैंने इस पॉइंट पी और क्यू को बिल्कुल पास लिया है सी के। आप इसको थोड़ा दूर लेकर देख सकते हो, ऐसे बराबर दूरी पर। एग्जाम में मान लो इक्वेशन करना है तो ऐसे ही बना रहा है ना। फिर एक और बार फिगर बना के थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर लेकर देख सकते हो, फिर आपको पता लग जाएगा कि लगभग क्या बन रहा है। ऐसे भी करने का तरीका होता है कई बार क्वेश्चन को, अगर मैथमेटिकली नहीं करना चाह रहे तो। ठीक है, अदरवाइज हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, उसने एंगल बाइसेक्टर दिया था कि ए पी एंगल बाइसेक्टर है, सी क्यू एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर इन्वॉल्व था, मैंने वो वाली ट्रायंगल उठा ली। मैं उसी से प्रोसीड कर पाऊंगा, जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है उसी से मैं कुछ निकाल पाऊंगा। यहाँ पर क्या दिया है, उसने बोला ए पी इज इक्वल टू क्यू सी। ऐसी कोई जगह उठाएंगे फिर कि भैया ए पी जो है वो क्यू सी के बराबर है। तो फिर मैं ये दोनों उठा लूँ, ये सी बी क्यू सी और ए पी डी, या तो इन दोनों के साथ कुछ करने की कोशिश करूंगा या इन दोनों के साथ कुछ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, मैं पहले इनको उठा रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो बिकॉज ये डायगोनल है भैया, तो डायगोनल मैंने आपको बताया है ऐसे, ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, ये अगर वाई है तो ये वाई होगा। ऐसे जेड बन रहे हैं, ऐसे जेड बन रहे हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये बराबर हो गई भैया, इस ट्रायंगल की ये वाली और इस ट्रायंगल की ये वाली। तो बी पी डी क्यू में चलो ऑपोजिट साइड तो पैरेलल हुई। और देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं। ऑपोजिट एंगल को भी इसमें इक्वल बता सकते हैं। मतलब एक और काम हम कर सकते हैं, इन दोनों को उठा सकते हैं, इन दोनों को, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं कुछ और सोच रहा हूँ कि उसके बिना ही बन जाएगी क्या बात। तीसरे एंगल को इक्वल बता दूं, इसको बता दूं, तो ये इक्वल हो जाएगा, पैरेलल भी हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकता हूं मैं। देखो मैं एक और काम कर सकता हूं, बिकॉज ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। आप बोलोगे जी हाँ सर सिमिलर हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं।
कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, जी हाँ सर। तो अब देखो, फिर अगर इस वाले एंगल को मैं एक्स बोलूँ तो ये वाला एंगल एक्स डैश हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और ये अगर, तो फिर ये भी एक्स है, ये एक्स है, तो ये एक्स डैश हो गया, हाँ जी सर। तो ये देखो ऐसे जेड बन रहा है और ये एंगल इक्वल है, जेड बन रहा है और एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल लाइन होती तो उसका मतलब होता है ये जेड बनने वाले एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल है तो यानी कि पैरेलल है। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई, तो ये तो पैरेललोग्राम हो गया, तो ये तो पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर है मेरे भाई? ऐसे ही अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, ट्रायंगल डी सी क्यू और बी ए पी, इन दोनों को भी लोगे तो इसी तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी और ऑपोजिट साइड इक्वल भी प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल भी प्रूव हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं या फिर चलो मैं ऑपोजिट साइड वो भी मैं करके ही बता देता हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है ऐसे आगे बढ़ने को, यही बता देता हूँ। देखो तो ए पी बी और ये सी क्यू डी इसको मैं ले रहा हूँ, तो ये वाला एंगल अगर वाई है तो भैया ये वाला एंगल वाई हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जेड बन रहा है, पैरेलल लाइन है, हाँ जी सर। और ये वाली जो लाइन है ये ऐसे सांप बना ले, एस बना लेते हैं, एस, ये दोनों इक्वल हैं, पूरे बड़े पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड हैं, जी हाँ सर। तो ट्रायंगल पी ए बी में देखो साइड एंगल साइड, और ट्रायंगल क्यू सी बी में देखो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गई, हाँ जी सर। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये और ये इक्वल होगी, हाँ जी सर। तो बस ऑपोजिट साइड इक्वल होगी तो यानी कि पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल पी क्यू, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है। ये सिचुएशन हमने पहले करी है, एंड ए ट्रांसवर्सल पी क्यू intersects AB and CD at M and N. The bisector of the interior angle form a quadrilateral. The bisector of interior angles. इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? देखो ये तो एक्सटीरियर एंगल है, बताए हैं आपको पहले, ये इंटीरियर एंगल है। और आपको एक बात बता दूं कि कई बच्चे जो प्लेन ज्योमेट्री में अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा, नंबर वन एक तो सभी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कंपलसरी है। ऐसे अनकंफर्टेबल होना कोई पसंद करेगा? नहीं सर, कोई नहीं करेगा। तो इसी अनकंफर्ट के थ्रू गुजर के ही तो सक्सेस है। अगर इजीली काम हो जाते तो सभी ना कर लेते, मुश्किल है तभी तो नहीं कर पा रहे। तो यही तो मुश्किलें हैं ना, जो होने के बावजूद भी हमें आगे बढ़ते रहना है। कोई सिर में कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा आपके, क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रहा है। ठीक है, पीट तो नहीं रहा, कोई थप्पड़ तो नहीं मार रहा, बैठे तो कुर्सी टेबल पर ही हो, जहां पर भी आपने बैठना वहीं पर बैठे हो। इस चीज, ये तो मिनिमम चीज है, इसके थ्रू तो गुजरना ही है। ठीक है भाई, हाँ अब आ जाओ इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर, यानी कि इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर। ये क्या बनाएंगे, ये कैसी क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे? तो देखो, अगर मैं इस एंगल को, इस पूरे एंगल को मैं बोल देता हूँ 2a, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। ठीक है सर। और अगर ये पूरा एंगल 2a है तो मैं इधर वाले पूरे एंगल को बोल देता हूँ 2b, तो ये भी b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। और 2a और 2b आपको पता है, 2a और 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों मिला के, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है तो मुझे पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, अगर यहां पर एंगल 2a है तो यहां पर क्या आएगा, नीचे वाला, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम सर 180 होता है। तो 2a और 2b मिलाकर 180 बना रहे हैं, तो यहां पर अगर 2a है तो नीचे 2b होएगा, तो ये एंगल भी b होएगा, ये भी b होएगा। ऐसे ही यहां पर अगर 2b है, ये दोनों एंगल मिलाकर भी 180 बनाते हैं। यहां पर अगर 2b है तो नीचे ये पूरा एंगल 2a होएगा, तो ये भी a होएगा और ये भी a होएगा। और a प्लस b क्या है सर? 90 है।
और अगर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर देखो पी एम एन, ये एम है ये एन है, पी एम एन, तो ये ए और बी है तो ये 90 डिग्री होएगा। ऐसे ही क्यू एम एन में देखो, अच्छा पी और क्यू तो वहां पर रख दिए, एक्स वाई ले लो, एक्स एम एन और वाई एम एन में देखो तो ये भी 90 डिग्री होएगा, ए और बी 90 है तो बाकी बचा हुआ 90। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये पूरी क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल बन गई। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो इट इज ए रेक्टेंगल। सर स्क्वायर क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि भैया स्क्वायर इसलिए नहीं बनेगी, ये पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकती हैं, एक दूसरे के ऐसे आसपास हों, ये पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकती हैं, फिर आप ऐसे बनाओगे तो स्क्वायर नहीं बनेगा, हमेशा, कभी कभी बन सकता है, रेक्टेंगल हमेशा बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, मुझे लग रहा है, मैं सोच रहा था इसके अंदर पॉलीगन स्टार्ट करूंगा, बट इसी के ऊपर हम सम अप कर देंगे अपनी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही, क्योंकि अगला टॉपिक मैं ये नहीं चाहता कि आपका दिमाग थका हुआ हो और मैं तब स्टार्ट करूं। ठीक है, फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे। तो 2 क्वेश्चन है, वो करके हम विराम देंगे इस वीडियो के अंदर। द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर प्रोपोर्शनल टू दिस। ये बोल रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है भैया, एक एंगल अगर 1 है तो ये 2 है, तो ये 3 है, तो ये 4 है, तो क्वाड्रिलेटरल कैसी होएगी? तो नंबर 1 तो आप इसमें एक काम कर सकते हो क्या, कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का रेशियो क्या होता है, चारों एंगल्स का सम क्या होता है, सॉरी 360 डिग्री, तो आप निकाल लो। ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल एंगल्स निकाल लो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री को, तो 1 यूनिट 10 यूनिट यानी कि 360 डिग्री, 1 यूनिट यानी कि 36, तो ये हो जाएगा भैया 36, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 72 का डबल 144। ऐसे निकाल लो, फिर कुछ कंक्लूड करने की सोचो, फिर कुछ कंक्लूड करने की सोचो कि क्या बन रहा है। हालांकि मैंने गलती से, बिकॉज वो क्वेश्चन पढ़ा और ये दिमाग में सोल्व कर लिया मैंने, ये दिमाग में सोल्व हो जाएगा इजीली, कैसे बताऊंगा, और गलती से मैंने फिगर वैसी ही बना दी, ये गलती हो गई। देखो इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है 180 डिग्री। तो अगर 2 लाइनें ऐसे खींच रखी हैं और इन दोनों का सम 180, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, इसके अलावा और कुछ हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ इतना प्रूव कर पाए कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ऑपोजिट साइड किस में पैरेलल होती हैं, ट्रेपेजियम में, इसमें पैरेलल होती हैं ट्रेपेजियम में। ठीक है, तो इसको दिमाग में कैसे कर पाए सर, मैं आपको बताता हूं। देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है ना, बिकॉज ये पैरेलल है। हाँ जी सर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हाफ एंगल इधर है, टोटल, बिकॉज टोटल एंगल 360 डिग्री होता है चारों का सम, एंगल्स के पास जितना भी मटेरियल है आधा इन दोनों के पास है, आधा इन दोनों के पास है। हाँ जी सर, तो कभी भी जब आपको ऐसे लगे ना कि इस रेशियो में है, किसी भी रेशियो में हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल, अगर इन दोनों के पास 5 यूनिट है, इन दोनों के पास 5 यूनिट है, तो 2 एंगल्स के पास आधा मटेरियल है, 2 एंगल्स के पास आधा मटेरियल है, यानी कि वो ट्रेपेजियम बन जाएगा। और खास करके कब देखना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले और चौथे के पास आधा मटेरियल और दूसरे और तीसरे के पास आधा मटेरियल, पहले और आखिरी के पास आधा मटेरियल, दूसरे और तीसरे के पास आधा मटेरियल, तो यानी कि वो ट्रेपेजियम बन जाएगा। अब क्या होगा आगे से, अपने आप आपको ये बात याद रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही रैंडम सा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, बट मैं यहाँ पर आपको रैंडम चीज़ों से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपकी। पहली बार इन चीज़ों को नहीं देखोगे तभी तो कंफर्टेबल रहोगे, अगर एग्जाम में आ गई तो टाइम बचाकर इनको निकाल पाओगे, है ना। ठीक है भाई, तो इसीलिए रैंडम क्वेश्चन लाने पड़ते हैं। इफ ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स AB एंड BD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है भैया, AC और BD O पर इंटरसेक्ट करते हैं, और इसने बोल रखा है
तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज़ लेस देन ए सी प्लस बी डी। ठीक है, चारों साइड का सम डायगोनल से कम होएगा, चारों साइड का सम बड़ा होएगा, डबल, दो बार डायगोनल जोड़ लोगे तो, दो बार डायगोनल जोड़ लोगे तो उससे छोटा होएगा। ऐसा कुछ कुछ इसने दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपसे नॉट एक्सपेक्टेड, आप इसको करोगे एक्सपेक्टेड नहीं है। तो सर क्या ये डिफ़िकल्ट है? नहीं, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, हैं? बट ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर इसने कर क्या रखा है, ये चारों क्या हैं, ये चारों साइड्स हैं, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी डी कर रखा है। तो 2 तो ए सी हो गए और 2 बी डी हो गए। ये सब क्या है? ये डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एक डायगोनल को देख लो। ये जो डायगोनल बी डी है, ये ए डी और ए बी इन दोनों से बड़ा होएगा, है ना भैया? अगर आप कोई भी ये बनाते हो क्वाड्रिलेटरल, तो डायगोनल जो है वो बड़े होते हैं ना। अगर एक साइड से कंपेयर करूंगा तो, मैं एक साइड से कंपेयर करूंगा तो डायगोनल्स बड़े होते हैं साइड से। ठीक है सर, तो यहाँ पर 4 डायगोनल ले रखे हैं, यहाँ पर 4 साइड ले रखी हैं। तो चारों डायगोनल जो हैं वो इजीली मिलकर चारों साइड को बीट कर देंगे। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसको हम मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, बट ऐसे करना ज़्यादा इजी रहेगा। या फिर इसको मैथमेटिकली सोच के बताऊं, और कोई रिलेशन है ऊपर जो हो सकती है? ए बी बी सी सी डी डी ए, दिस विल बी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ये भी ठीक है यार, दोनों डायगोनल से अगर चारों साइड को मैं जोड़ूंगा, मे भी ये बड़ी हो जाए। इसके बारे में मैं पक्का फिर कह नहीं सकता। ये मतलब क्वेश्चन जिस भी बंदे ने बनाया है, कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन बना रखा है शायद। देखें, अगर मैं उसके अंदर देखूं, इसके अंदर देखूं, तो सम ऑफ दीज टू इज ग्रेटर देन दिस, ऐसे ही कर रखा है इसने। ठीक ठीक ठीक, समझ गया मैं क्वेश्चन कैसे बना रखा है। देखो क्वेश्चन ऐसे बना रखा है, तो इसने डरना मत, कोई भी रैंडम क्वेश्चन है। ट्रायंगल 1 के अंदर, ए ओ डी के अंदर, तो मान लो इसको मैं मान लेता हूँ ए, ये हिस्सा हो गया बी, ये हिस्सा हो गया सी, ये हिस्सा हो गया डी। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए प्लस डी सॉरी, इज ग्रेटर देन ए डी। सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, और इन ट्रायंगल 2 बी प्लस डी इज ग्रेटर देन ए बी। ट्रायंगल 2 में सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इन थर्ड, तीसरे में बी प्लस सी इज ग्रेटर देन बी सी। मतलब हम कॉमन सेंस से वैसे भी इसको कर सकते हैं, बट ये मैथमेटिकली हो गया। चौथी में ए प्लस सी इज ग्रेटर देन सी डी। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा? देखो, 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी आ गया, 2 बार डी आ गया। तो एक बार ए और बी से बन जाता है बी डी, एक बार ए और एक बार बी से बी डी। ठीक है सर, तो 2 बार ए और 2 बार बी से क्या बन जाएगा? 2 बार बी डी। तो 2 बी डी प्लस 2 ए सी विल बी ग्रेटर देन सारी साइड्स का सम। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन टी। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं भैया, ये लास्ट में कुछ क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, ये इसलिए नहीं करवाए हैं कि लाइक ये क्वेश्चन आएगा एकदम से आप कर लोगे हैं, या फिर अभी आप इसको कर लोगे। जस्ट आपके ब्रेन को ओपन अप करने के लिए, इन सिचुएशन से फैमिलियर कराने के लिए। कभी अपने क्वेश्चन के अंदर ऐसी एक छोटी सी सिचुएशन आ गई, ये पूरी नहीं आई, तो उसके साथ आप कंफर्टेबल रहो, आप उस डायरेक्शन में सोच पाओ। तो प्लीज़ इन चीज़ों से अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करना। बहुत रेयर चांस है मिसलेनियस वाले क्वेश्चन आए, बहुत रेयर। बट क्या ऐसी सिचुएशन अपने क्वेश्चन में दिख सकती है? जी हाँ, दिख सकती है। ठीक है, तो द लास्ट थिंग जो मैं चाहूँगा, आखिरी चीज़ मैं चाहूँगा वो कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए इनसे। मैंने इसलिए ये मेहनत नहीं करा कि कॉन्फिडेंस डाउन कर दूं। अरे भाई,
आपकी कॉन्फिडेंस को अप करने के लिए, आपकी तैयारी को बढ़िया करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अनकंफर्टेबल मत होना, तंग मत होना, ठीक है। अगली बार जब सेम चैप्टर को रिपीट करेंगे इट विल बी ईजी ऑन यू, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय।